चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑडिटिंग की क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने यह जान लिया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट की स्थापना जो की गई वो 1949 में की गई और 1 जुलाई 1949 से उसने काम करना भी शुरू कर दिया। और डेफिनेशंस में भी हम लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशंस की एनालिसिस कर ली। आज जो हम लोग एनालिसिस करेंगे वो एनालिसिस करेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में बना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में जो बना, इसने क्या क्या इसके अधिकार क्षेत्र में आता था और क्या क्या इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। जैसा कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के तहत हमारी जो ऑडिटिंग है वो अकाउंटिंग पे डिपेंड है। अगर अकाउंटिंग बना हुआ है तो हम ऑडिटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पूरी ऑडिटिंग में हम अकाउंट्स को बार बार पढ़ते हैं और जिसके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हैं वो ऑडिटिंग में 10 से 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस तो उसके अकाउंट्स के आते हैं, ठीक है ना। जैसे अकाउंटिंग सिस्टम को किसने जन्म दिया, लुकास पेसियोली ने जन्म दिया। अभी आगे हम लोग एरर्स पढ़ेंगे तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ेंगे, वो भी सब वहीं से आता है। कौन सी संपत्ति कौन सी कैटेगरी में जाती है, वेस्टिंग एसेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल। तो अकाउंट्स का बहुत ज़्यादा रोल इसके अंदर रहता है। बाकी ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में बना, इसके दो हम लोग जो है पैराग्राफ बना लेते हैं, दो कैटेगरी कर लेते हैं। देखिए, इसको हम लोग ढंग से समझेंगे आज। यहाँ पर देखिएगा, ये है यहाँ देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट्स बना जो हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, ठीक है, 1949 में हमारा ये बना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949, जिसके तहत इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्थापना की गई, जिससे भारत के अंदर सीए बनने आरंभ हो गए। कुछ बच्चों की एक थी कि सर टैक्स ऑडिटिंग की शुरुआत कब की गई, ये पता होना चाहिए। तो भारत में टैक्स ऑडिटिंग कर अंकेक्षण की जो शुरुआत की गई वो 1985 और 86 में की गई, ठीक है, 1985-86। यानी अगर तुम लोगों से क्वेश्चन पूछे कि भारत में कर अंकेक्षण की शुरुआत कौन से सन से की गई या भारत में कर अंकेक्षण कब से प्रारंभ किया गया, तो आप लोग कहेंगे 1986-87, ठीक है, 1986-87 से कर अंकेक्षण की शुरुआत की गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए दो चीज़, ये इसका क्या काम होता था, दो काम इसका होता था। एक तो अकाउंट्स के लिए और एक ऑडिटिंग के लिए, ठीक है ना। एक काम इसका किसके लिए है, अकाउंटेंसी के लिए, और एक काम इसका किसके लिए है, ऑडिटिंग के लिए। दोनों चीज़ों को ये प्रॉपर लेकर चलता था। अकाउंटेंसी के लिए इसने क्या काम करा, इसने लेखांकन मानक परिषद बनाई, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी या बोर्ड, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन किया गया, जो अकाउंट्स में हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते थे उनको यूनिटी देने के लिए, उनमें एकरूपता प्रदान करने के लिए ये इस बोर्ड का गठन किया गया। यह जो बोर्ड बना, इस बोर्ड का क्या काम होता था, इस बोर्ड का अकाउंट्स के लिए क्या बनाना होता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना होता था। इसका काम क्या होता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना, लेखांकन मानक। ये अच्छे तरीके से आप लोग जानते होंगे कि अकाउंट्स में जो हमारे यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, यानी लेखांकन के जो सिद्धांत बने, अकाउंटिंग के जो सिद्धांत हैं, ठीक है ना, वो सिद्धांत क्या थे, वो सिद्धांत पर्सनल बेस पर थे। यानी कोई बिजनेस उसको किसी भी हिसाब से अपने हिसाब से मोल्ड कर लेता था, कोई बिजनेसमैन उसको फॉलो करता था, कोई नहीं करता था। तो इसके कारण क्या होते थे, सेम नेचर के बिजनेस होने के बावजूद भी, सेम एक ही तरह के बिजनेस होने के बाद भी अलग अलग तरीके से अकाउंट मेंटेन होते थे, अलग अलग तरीके से वो डील करते थे, जिससे टैक्स लगाने में गवर्नमेंट को दिक्कत होती थी। तो हुआ क्या कि
इसका गठन किया गया और इस गठन के साथ ये तय किया गया कि अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे, जैसे AS1, AS2, AS3, AS4 के नाम से जिन्हें हम लोग जानते हैं। और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ये लेखापालकों को अपने नियम बताते हैं कि AS1 क्या कहता है, AS3 क्या कहता है। भारत के अंदर अब जितनी भी कंपनियां हैं वो अपने खाते इन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाएंगी। जैसे AS3 एक कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हैं, ठीक है ना, AS1 रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए हैं, ठीक है। ऐसी करके इस जो ये कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काम कराने कहते हैं। तो ये सब काम कहाँ पे हुआ? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के तहत एक बोर्ड बनाया गया, कमेटी बनाएगी, इस एक कमेटी का ये काम था। दूसरी कमेटी की बात करें हम स्टूडेंट्स, तो दूसरी कमेटी ऑडिटिंग के लिए बनाई गई। जैसे इसका नाम क्या था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है ना। और इसका नाम क्या था? अंकेक्षण व्यवहार समिति, अंकेक्षण व्यवहार समिति, यानी ऑडिटिंग प्रैक्टिस बोर्ड। ये ऑडिटिंग के लिए बनाया गया। क्या बनाया गया? ऑडिटिंग प्रैक्टिस बोर्ड। अंकेक्षण के कामों के लिए, अंकेक्षण के नियमों के लिए, अंकेक्षण की देखरेख के लिए क्या बनाया गया? अंकेक्षण व्यवहार समिति बनाई गई। ऑडिटिंग प्रैक्टिस बोर्ड बनाया गया। क्या बनाया गया बच्चों? ऑडिटिंग प्रैक्टिस बोर्ड बनाया गया। ऑडिटिंग प्रैक्टिस बोर्ड जो बनाया गया, ठीक है ना, अब इसका क्या काम होता था? इसका काम होता था ऑडिटिंग के बारे में नियम बनाने, कायदे बनाने, कानून बनाने। बाद में इसके नाम में चेंज कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। इसका नाम कर दिया गया परिवर्तन करके अंकेक्षण आश्वासन, अंकेक्षण आश्वासन, अंकेक्षण आश्वासन एवं मानक मंडल। क्या रख दिया गया इसका? अंकेक्षण आश्वासन एवं मानक मंडल। ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड स्टैंडर्ड बोर्ड या स्टैंडर्ड कमेटी, ठीक है, ये नाम इसका रख दिया गया। ये क्या काम करता था? जिस प्रकार से ऑडिटिंग के क्षेत्र में यहाँ पर AS1 बनाए जाते थे, AS2 बनाए जाते थे, AS3 बनाए जाते थे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से अंकेक्षण ने भी अपने नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए कि अंकेक्षण कैसे किया जा सकता है, एक अंकेक्षण के क्या ड्यूटी, राइट, सब यहाँ पर बनाए गए। अच्छा, अब जैसे इनके लिए स्टैंडर्ड बनाए गए तो यहाँ भी स्टैंडर्ड बनाए जाने लगे ऑडिटिंग के लिए भी। तो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड जो है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के नाम से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाने लगे। जैसे इसको SAP के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग प्रैक्टिस, SAP 1, SAP 2, SAP 3, ठीक है ना, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं बच्चों, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। आज की तारीख में इसका नाम क्या है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। अंकेक्षण मानक, क्या कहा जाता है इनको? अंकेक्षण मानक, ठीक है। तो ये छोटी सी बात मैंने तुमको बताई। चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका बदला हुआ नाम क्या है? अंकेक्षण आश्वासन मानक मंडल। पहले इसको व्यवहार समिति कहते थे। ये क्या बनाते हैं? ये ऑडिटिंग प्रैक्टिस, ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड बनाते हैं, ठीक है। चलिए, इसके सीखने के बाद हम लोग दूसरा स्टेप पढ़ेंगे। चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन में संबंध या एक दूसरे पे ये कैसे डिपेंड है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिएगा, क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पर? सबसे पहले लिख लीजिएगा यहाँ पर बुक कीपिंग। बुक कीपिंग को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पुस्त पालन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पुस्त पालन, ठीक है। दूसरा लिखिएगा यहाँ पर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको लेखांकन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लेखांकन, ठीक है। तीसरा हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिटिंग।
ऑडिटिंग जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अंकेक्षण। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अंकेक्षण। ठीक है। और एक शब्द और हम लोग थोड़ा बहुत समझेंगे यहाँ पे अभी, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन को हम लोग बोलते हैं अनुसंधान। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अनुसंधान। ठीक है। ये 4 वर्ड हैं, चारों वर्डों को हम एक साथ लेकर चलेंगे, फिर हम लोग समझेंगे। ठीक है। देखिए मैंने सीरियल क्यों लिखा है, ये बात समझ लीजिएगा बहुत ढंग से, कि जो ऑडिटिंग पहले बुक कीपिंग होता है, इनका सीक्वेंस भी यही रहेगा। पहले बुक कीपिंग आएगा, बुक कीपिंग के बाद फिर अकाउंटिंग आता है, अकाउंटिंग हो जाता है तो फिर ऑडिटिंग होती है, और ऑडिटिंग होती है तो फिर इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है। क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन होता है। इस तरीके से मैं आपसे ये कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4-5 क्वेश्चन यहीं से बन के आ जाते हैं। क्या कहते हैं कि बिना पुस्त पालन के लेखांकन असंभव है, यानी कि जब तक बुक कीपिंग का काम नहीं होगा तब तक अकाउंटिंग नहीं हो सकता। तो ये लैंग्वेज देना कौन सी बड़ी बात है कि बुक कीपिंग के बिना अकाउंटिंग असंभव है। यही कह सकते हैं कि अकाउंटिंग के बिना ऑडिटिंग असंभव है। ऑडिटिंग के अकाउंटिंग के बिना ऑडिटिंग हो कैसे सकती है? जब अकाउंटिंग का काम हो जाएगा तभी तो ऑडिटिंग करोगे। तो ये कह रहा है कि अकाउंटिंग के बिना ऑडिटिंग असंभव है, या ये हम कह सकते हैं कि ऑडिटिंग के बिना इन्वेस्टिगेशन असंभव है। बात समझ में आ गया? यानी 4 तो तुम्हारी थ्योरम जो बनती है वो यहाँ से बन जाती है। अलग समझ में आ गया ना, कि बुक कीपिंग के बिना अकाउंटिंग नहीं हो सकती, अकाउंटिंग के बिना ऑडिटिंग नहीं हो सकती, ऑडिटिंग के बिना इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। ये इस तरीके से भी कह सकता है कि जहाँ पर बुक कीपिंग समाप्त होती है, जहाँ पर बुक कीपिंग का एंड होता है, वहाँ पर अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है ना? वहाँ पर बुक कीपिंग क्या होती है? स्टार्ट होती है। यानी कि जहाँ बुक कीपिंग का समापन होता है, पुस्त पालन का समापन होता है, वहाँ से लेखांकन क्या होती है? शुरू होती है, लेखांकन की शुरुआत होती है। या हम कह सकते हैं कि जहाँ पर लेखांकन समाप्त होती है, एंड होता है जहाँ पर लेखांकन का, वहाँ से ऑडिटिंग की क्या होती है? शुरुआत होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है। या हम कह सकते हैं जहाँ से ऑडिटिंग समाप्त होती है वहाँ से क्या शुरुआत होती है? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। क्या होती है? स्टार्ट होती है। तो एक ये बन गया तुम्हारे पास कि जहाँ पुस्तपालन समाप्त होती है वहाँ अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, जहाँ अकाउंटिंग समाप्त होती है वहाँ ऑडिटिंग शुरुआत होती है, जहाँ ऑडिटिंग खत्म होती है वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन समाप्त होती है, शुरुआत होती है। यानी पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या बताया कि इसके बिना असंभव है। दूसरा पॉइंट हम लोग, दूसरी थ्योरम हम लोगों ने एंड और स्टार्ट वाली ली। ठीक है। तीसरी बात भी हम लोग इसके अंदर चाहें तो कह सकते हैं कि अकाउंटिंग से पहले पुस्त पालन अनिवार्य है। देखो वही बात है, इन्हीं बातों को घुमा फिरा के वो कह रहा है कि पुस्त पालन, लेखांकन से पहले पुस्त पालन अनिवार्य है। यानी लेखांकन तभी हो सकता है जब पुस्त पालन हो। अंकेक्षण से पहले अकाउंटिंग अनिवार्य है, और अनुसंधान से पहले क्या अनिवार्य है? अंकेक्षण अनिवार्य है। बहुत सिंपल बात है। इन्हीं बातों को बार बार घुमा के फिरा के वो बार बार पूछता रहता है। इसी को मैं तुम्हें चाहूँ तो चार्ट के माध्यम से बना के सिखा सकता हूँ। ठीक है ना? ये कह रहा है इसी तरीके से कि एक बात और कह रहा है कि एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर कह रहा है, देखिएगा, कि लेखांकन नहीं, अंकेक्षण ऑडिटिंग लेखांकन पर आश्रित है, डिपेंड है, परंतु लेखांकन अकाउंटिंग अंकेक्षण पर नहीं। एक ये भी कई बार आ जाता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब तुम समझ ही गए होंगे। ऑडिटिंग अकाउंटिंग पर डिपेंड है, यानी ऑडिटिंग तभी हो सकता है जब क्या हो तुम्हारे पास, जब तुम्हारी अकाउंटिंग बन चुकी हो। जबकि अकाउंटिंग ऑडिटिंग पर डिपेंड थोड़ी है। ऑडिटिंग किस पर, ये अकाउंटिंग किस पर डिपेंड करता है? अकाउंटिंग तो आपका बुक कीपिंग पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? बुक कीपिंग पर। तो ये बड़ी अच्छी लाइन है ये वाली, इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझ लेना। बात वही घुमा फिरा के यहाँ पर कह लेता है। ठीक है ना? इसी चीज़ को मैं अगर तुमसे कहूँ ग्राफ पर सजाने के लिए, तो देखो मैं इस तरीके से ग्राफ में सजा सकता हूँ कि हमारे पास एक सर्किल है इस तरीके से, पहला सर्किल, फिर दूसरा सर्किल, फिर तीसरा सर्किल आ जाता है, और फिर हमारे पास फोर्थ सर्किल आ जाता है। ठीक है? तो ध्यान रखना कि यहाँ से सबसे पहले बीज होता है, फिर बीज वृक्ष का काम करता है, बीज धीरे धीरे वृक्ष बनता चला जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा आपके पास? बुक कीपिंग होगा। सबसे पहले क्या होगा?
बुक कीपिंग। जब तक बुक कीपिंग नहीं होगी, जब तक बुक कीपिंग नहीं होगी तब तक आपकी अकाउंटिंग नहीं हो सकती। यानी बुक कीपिंग के बाद जब बुक कीपिंग का सर्किल पूरा हो जाता है तो फिर सर्किल हमको कौन सा पूरा करना पड़ता है? अकाउंटिंग का सर्किल पूरा करना पड़ता है। कौन सा सर्किल पूरा करना पड़ता है? अकाउंटिंग। ठीक है ना, किसका सर्किल? अकाउंटिंग। ओके, बुक कीपिंग के बाद क्या आता है? अकाउंटिंग। और जब अकाउंटिंग का सर्किल पूरा हो जाता है तो अकाउंटिंग के बाद आपके पास आता है क्या? ऑडिटिंग। क्या आता है? ऑडिटिंग। क्या आता है स्टूडेंट्स? ऑडिटिंग। और जब ऑडिटिंग आपके पास आ जाती है तो ऑडिटिंग के बाद फिर क्या आता है? इन्वेस्टिगेशन। क्या आता है? इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान। ठीक है ना, पुस्तपालन, पुस्तपालन के बाद लेखांकन, लेखांकन के बाद अंकेक्षण, अंकेक्षण के बाद आपके पास क्या आता है? अनुसंधान। तो यहाँ से भी ऐसे समझ सकते हैं, दिमाग में कैसे सेट रहेगा ये तुम अपने हिसाब से सोच लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। आफ्टर इट हम लोग एनालिसिस कर रहे थे इन चीज़ों, चारों चीज़ों पर। तो ये मैंने टैगलाइन तुमको बता दिया। खूब क्वेश्चंस में बार बार पूछता है कि ये कैसे जो है कब स्टार्ट होता है, कब समाप्त होता है, कब ये इसके बिना असंभव है, ये सब दुनिया भर की बातें पूछता है। अच्छा, हमको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि बुक कीपिंग में क्या क्या होता है और अकाउंटिंग में क्या क्या होता है और ऑडिटिंग में क्या क्या होता है। ठीक है ना, मैंने तुमको बताया था कि अगर अकाउंट्स की नॉलेज किसी को अगर है बढ़िया तो बहुत बढ़िया काम करेगा यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब उसको बहुत ही समझ में आएगा। देखो, बुक कीपिंग, अगर बुक कीपिंग की अगर बात करें तो बुक कीपिंग की अगर मैं बात करूँ तो बुक कीपिंग के अंदर क्या क्या चीज़ जाती है? बुक कीपिंग के अंदर आप लोगों का जनरल जाता है और लेजर जाता है। ठीक है ना, क्या जाता है? जनरल जाता है और लेजर जाता है। बुक कीपिंग में काम क्या होता है? सिर्फ जनरल एंट्री बनाना और लेज़र बनाना। ठीक है, अब जनरल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ये जानकारी अगर आपको करनी है तो फिर अकाउंट की क्लास अटेंड करो भैया। ठीक है ना, वहाँ से आप लोगों को सीख के आना पड़ेगा। जनरल लेजर के बाद अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग में लेजर के बाद की प्रोसेस आती है। लेजर के बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, रेक्टिफिकेशन अगर कोई करनी है तो वो भी यहीं पे मानी जाती है। एडजस्टमेंट अगर कोई करना है तो वो भी यहीं पे किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये हो गया। ऑडिटिंग में क्या किया जाएगा? ऑडिटिंग में जो किया जाएगा, एग्जामिनेशन किया जाए, चेक किया जाएगा। इन सबको, इन दोनों को चेक करना जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? ऑडिटिंग कहलाता है। यानी एग्जामिनेशन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, या ये लिख सकता हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहाँ से यहाँ तक के ये सारे क्या कहलाते हैं आपके पास? बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच करना वो क्या होता है? आपका ऑडिटिंग कहलाता है। और अंकित, इसके अनुसंधान की बात करूँ तो जब हमें डाउट हो जाता है, जब हमें लगता है कि हमने जो अंकेक्षण कराया था वो कहीं ना कहीं डाउटफुल रह गया, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में रह गया, तो उसको हम लोग ठीक करने के लिए क्या काम करते हैं? जांच बढ़ा देते हैं। जांच जो की जाती है वो कुछ चीज़ों की जाती है। ये चेक करने के लिए ऑडिटिंग सही की गई थी या नहीं की गई थी, या कहीं पर शक हो गया या कोई नेचर ऐसी हो गई कि जो है हमको लग रहा है कि मामला कोई ख़राब हो गया, तो तब इन्वेस्टिगेशन कर दी जाती है। और इन्वेस्टिगेशन किनका किया जाता है? इनमें से किसी अकाउंट्स का। ठीक है ना, इनमें से सम अकाउंट्स चेकिंग। ठीक है, इनमें से कुछ अकाउंट्स की क्या करी जाती है? चेकिंग की जाती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुसंधान बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया। अच्छा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जनरल और लेजर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम इसको? हम रिकॉर्डिंग एंड बैलेंसिंग। अगर तुमको याद हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग एंड बैलेंसिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग और बैलेंसिंग। रिकॉर्ड करना जनरल एंट्री कहलाता है, बैलेंस निकालना क्या कहलाता है? लेजर कहलाता है। याद आ गया आप लोगों को? ठीक है, इसके बाद अगर हम इस वाली साइड में जाएं तो इसको हम लोग क्या कहते थे? समरी और एनालिसिस। क्या बोलते थे? समराइजिंग कह लो या समरी कह लो। समरी एंड एनालिसिस। ठीक है ना, यानी इकट्ठा करना कहाँ पर होता है? ट्रायल बैलेंस में। और एनालिसिस कहाँ पर होता है? ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट में। ठीक है, ये क्या कहलाता है? एनालिसिस करना। और क्योंकि अकाउंट्स में ऐसा कुछ ऑडिटिंग का नाम होता ही नहीं है,
तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये चीज़ समझ में आना चाहिए। तीसरी बात आप लोग समझ लीजिएगा क्या है कि प्रैक्टिकल जो पार्ट कहा जाता है इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पुस्तपालन, लेखांकन, ऑडिटिंग और अनुसंधान में से कौन सा प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल पार्ट की अगर बात करी जाए तो ये वाला प्रैक्टिकल होता है। कैसा होता है? प्रैक्टिकल, यानी व्यवहारिक। ये व्यवहारिक ज्ञान है या व्यवहारिक हिस्सा है या प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक है। और ये कैसा है? थियोरेटिकल है। कैसा है? थियोरेटिकल, THEORT, थियोरेटिकल है बेटा। थियोरेटिकल को बोलते हैं सैद्धांतिक। ये कैसा है आप लोगों का? सैद्धांतिक है, ठीक है। और ये कैसा है आप लोगों का? यह है क्रिटिकल। कैसा है? क्रिटिकल, यानी आलोचनात्मक, ठीक है ना। कई बार पूछ लेता है कि इनमें से बताइए कि कौन सा क्रिटिकल चेकिंग है, तो ऑडिटिंग है। ये कैसा है? थियोरेटिकल है। ये कैसा है आपका? प्रैक्टिकल है। और इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो कोई जांच है ही नहीं, वो तो मर्जी से की जाती है। कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहेगी आप लोगों को बात ये। हाँ, थियोरेटिकल को हम कभी कभी कंस्ट्रक्टिव भी बोल देते हैं। इसको अगर कंस्ट्रक्टिव के नाम से आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक। रचनात्मक शब्द का अगर इस्तेमाल करें तो वो भी आप लोग यहीं पे लिखेंगे। लेखांकन जो है वो कैसी होती है? रचनात्मक होती है, ठीक है ना। यहाँ से बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने एक ही झटके में तुमको फैक्चुअल क्वेश्चन सारे यहाँ पर क्लियर करा दिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट तेज़ी से। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों फटाफट तेज़ी से, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एक लैंग्वेज एक लाइन पैराग्राफ लिखा मिलता है कई बार क्वेश्चन में कि अकाउंटिंग इज़ नेसेसिटी बट ऑडिटिंग इज़ लग्जरी। ऑडिटिंग इज़ लग्जरी, ठीक है ना। इस लाइन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे आप लोगों से। एक लाइन मिलती है हमको कि अकाउंटिंग इज़ नेसेसिटी बट ऑडिटिंग इज़ लग्जरी। यानी क्या कहना चाह रहा है कि लेखांकन आवश्यकता है परंतु अंकेक्षण विलासिता, अंकेक्षण विलासिता, ठीक है। अब ये बात समझ लीजिए कि किस रेफरेंस में ये बात कही जाती है। एक्चुअली में लेखांकन आवश्यकता है परंतु अंकेक्षण विलासिता है। इसका मतलब क्या है कि जो लेखांकन आवश्यकता है, ये आवश्यक का मतलब क्या हो गया कि किन फर्मों के लिए ज़रूरी होता है और किन के लिए अंकेक्षण विलासिता हो जाता है। देखो, जहाँ तक अकाउंटिंग की बात करी जाए, अकाउंटिंग की बात करी जाए या किसी भी तरह की फ़र्म हो, चाहे फ़र्म तुम्हारे पास सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे तुम्हारे पास पार्टनरशिप हो और चाहे तुम्हारे पास कंपनी हो, ठीक है, अकाउंटिंग बनाना कंपलसरी होता है। क्योंकि खाते जब तक नहीं बनेंगे, जब तक आप प्रॉफिट और लॉस की जानकारी पता नहीं कर सकते। दूसरी बात, खाते जब तक नहीं बनेंगे तब तक आप टैक्स नहीं दे सकते। खाते जब तक नहीं बनेंगे आप लोग प्रॉपर वे में अपनी बिजनेस की प्लानिंग ही नहीं कर सकते। तो इसलिए अकाउंटिंग तो कंपलसरी है, आवश्यकता है, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है ना। अगर ऑडिटिंग की बात करी जाए तो ऑडिटिंग में नियम ये कहता है कि सोल प्रोप्राइटर के लिए और पार्टनरशिप के लिए हमें ऑडिटिंग कराना कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है, ऐच्छिक है। चाहो तो करा सकते हो और चाहो तो नहीं करा सकते हो। लेकिन कंपनी के लिए क्या है? कंपनी के लिए कंपलसरी कहा गया है। क्या कहा गया? कंपनी के लिए कंपलसरी है, यानी ज़रूरत है, आवश्यकता है। अब मुझे एक बात बताओ क्यों कहा गया है? क्योंकि कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में फैले हुए होते हैं। इनका बिजनेस का स्केल छोटा होता है तो इनके अकाउंट्स भी क्या होते हैं? कम होते हैं। एक छोटा बिजनेसमैन
एक ठेले वाला, सब्जी वाला अगर अपने खातों की ऑडिटिंग कराने लगे तो उसके लिए अंकेक्षण लग्जरी का काम करेगा या जो है आवश्यकता है, उसके लिए लग्जरी है। तो क्या करेगा वो जो है, पूरे दिन में उसने अगर 100 रुपये की सब्ज़ी अगर बेच दी, 50 रुपये की सब्ज़ी बेच दी, तो 500 रुपये की सब्ज़ी बेची, तो उसका क्या ऑडिटिंग करोगे तुम लोग, क्या उसका हिसाब लगाया जाएगा। तो ऑडिटिंग का खर्चीली पद्धति है, ऑडिटिंग वैसे ही बहुत समय लेती है। तो इसलिए इन बिजनेस के लिए, क्योंकि इनके जो अकाउंट्स होते हैं छोटे होते हैं, इनका जो बिज़नेस का स्केल होता है छोटा होता है, इनके लिए अंकेक्षण इसलिए क्या कही गई, विलासिता कही गई। क्या कही गई, विलासिता कही गई, छोटा बिजनेस है। लेकिन यहाँ के लिए अगर कही जाए तो यहाँ के लिए क्या है, आवश्यकता है। क्या है, आवश्यकता है, क्योंकि इनके लिए एसेंशियल पार्ट है। ऐसे समझो कि जैसे कि शहरों में जैसे कार होती है ना, तो शहरों में कार हर बंदे के लिए क्या है, कंपलसरी है। शहर में अगर कार नहीं होगी तो वो कैसे दूसरे ब्लॉक से तीसरे ब्लॉक पर जा पाएगा, पहले ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक पर जा पाएगा, कैसे जा पाएगा, है ना। तो ज़रूरी है, कंपलसरी है। लेकिन अगर बात करी जाए गांव के हिसाब से, कस्बों के हिसाब से, तो वहाँ के लिए कार क्या है, लग्जरी है, विलासिता है। हम यहाँ से सब्जी मंडी पर जाएं, 4 कदम पर गाड़ी में बैठ के हम लेकर आएंगे क्या सब्जी है, या हम कहाँ पे गाड़ी से हम कहाँ जाएंगे, गुलावटी के अंदर अगर जाना चाहें तो बोले चलो भी समोसे लेकर आते हैं, तो मैं ज्ञान जी समोसे लेकर आऊँगा क्या यहाँ से निकाल के कार में, नहीं भैया, लग्जरी है। तो वहाँ पर क्या है, नेसेसिटी है, और यहाँ पर क्या है, लग्जरी है। तो ध्यान आपको क्या रखना है, कंक्लूज़न क्या निकल कर आता है कि लेखांकन अकाउंटिंग तो कंपलसरी है, इसके लिए भी, दूसरे के लिए भी और तीसरे के लिए भी क्या है, कंपलसरी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। बट अगर ऑडिटिंग की बात करी जाए तो ऑडिटिंग इसके लिए कंपलसरी नहीं है, इसके लिए कंपलसरी नहीं है, इसके लिए कंपलसरी है। तो इन दोनों के लिए क्या हो गया, विलासिता हो गया। इन दोनों के लिए अंकेक्षण क्या हो जाता है, ऑडिटिंग विलासिता हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। चलिएगा, इस पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद हम लोग एक टॉपिक और डिस्कशन कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक और है, वो टॉपिक क्या है कि जिस प्रकार से हमारे अकाउंट्स के सिद्धांत होते हैं, उसी तरीके से हमारे ऑडिटिंग के भी प्रिंसिपल हैं। हालांकि उस प्रिंसिपल को हम बेस लेके नहीं चलते हैं, लेकिन वो प्रिंसिपल ऑडिटिंग की आत्मा है। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि एक ऑडिटर को क्या क्या गुण होने चाहिए, एक ऑडिटर में क्या क्या जो है अंदर उसके इनहेरिट होना चाहिए, तो हम यहाँ से पता लगा लेते हैं कि उसके पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक है ना, कौन कौन से गुण होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, या जो है झूठ बोलने वाला होना चाहिए, अच्छा क्या, जैसी भी है वो सब बातें हम यहाँ से पकड़ लेते हैं। इसी तरीके से अंकेक्षण के अंदर भी क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। एक ऑडिटिंग जब हम लोग कर रहे हो तो किन किन चीज़ों का पालन करें, उसके लिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं आज के लिए, फिर देख लेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, अंकेक्षण के सिद्धांत। ओके, अंकेक्षण के सिद्धांत देख लेते हैं। अंकेक्षण के सिद्धांत में पहला सिद्धांत हमारे पास क्या आएगा, देखिएगा। अंकेक्षण के सिद्धांत में पहला आएगा इंडिपेंडेंस। क्या आएगा, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब हो गया स्वतंत्रता। क्या हो गया, स्वतंत्रता। हमारा जो भी ऑडिटर हो, जो खाते बनाने वाला हो, वो स्वतंत्र होना चाहिए, किसी के अधीन काम करने वाला नहीं होना चाहिए। ऑडिटिंग का जब काम किया जाए स्वतंत्र रूप से किया जाए, निष्पक्ष रूप से किया जाए। अगर वो स्वतंत्र नहीं होगा, मालिक के प्रति अगर जो है या किसी के प्रति जो है वो बायस होगा, किसी के प्रति लगाव रखता होगा, या किसी ने कुछ उसे बता रखा होगा ऐसा करना होगा, तो हमारे खातों की जांच निष्पक्ष रूप से नहीं आ सकती। इसलिए एक ऑडिटर का निष्पक्ष होना ज़रूरी है, स्वतंत्र होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ का फॉलो किया जाए, पहला। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है फुल डिस्क्लोज़र। क्या आता है, फुल डिस्क्लोज़र। फुल डिस्क्लोज़र, ठीक है ना, पूर्ण प्रकटीकरण। क्या होता है इसको, पूर्ण प्रकटीकरण। हम जब ऑडिटिंग करा रहे हों तो ऑडिटर को ध्यान रखना चाहिए कि उस बिजनेस की सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई गई हों, सब चीज़ें उसमें जो है शो करी गई हों। पूर्ण प्रकटीकरण का मतलब ये होता है कि सब चीज़ दिखाई गई हो, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ छुपा ली गई हो, कोई चीज़ जो है दुबका ली गई हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा हमारे पास होता है मैटीरियलिटी। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, मैटीरियलिटी।
मटेरियलिटी का मतलब है भौतिकता। भौतिकता का मतलब हो गया कि हम लोग सब मेन चीज़ों को सब इसके अंदर लिख दें, कोई भी चीज़ इसके अंदर छोड़े ना, कोई भी जो मेन चीज़ हुई हो वो सब इसके अंदर लिख दें, छोटी चीज़ें बड़ी चीज़ें वो सब हम लोग, क्योंकि जब ही चेक कर पाएंगे कि कौन सी हमारी इंपॉर्टेंस थी, कौन सी हमारी इंपॉर्टेंस नहीं थी। तो पहला हमारे पास इंडिपेंडेंट, दूसरा हमारे पास फुल डिस्क्लोजर और तीसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, तीसरा हमारे पास मटेरियलिटी। फोर्थ की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो फोर्थ हमारे पास आता है वैलिडिटी। क्या आता है? वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब वैधता। हम खातों की जांच करा रहे हैं, खातों की जांच हम किससे कराते हैं? वाउचर से कराते हैं, प्रमाणक से कराते हैं। वाउचर क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो वाउचर जो होने चाहिए वो ऑथेंटिक होने चाहिए, वैलिडेट होने चाहिए। वैलिडेट का मतलब है कि उस पर प्रॉपर डेट होनी चाहिए, प्रॉपर सिग्नेचर होने चाहिए, प्रॉपर कंपनी की सील लगी हुई होनी चाहिए, तभी तो वैलिडिटी कही जाएगी। अगर वैलिडेट नहीं है तो फिर वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंस होने चाहिए, फुल डिस्क्लोजर होने चाहिए, मटेरियलिटी, वैलिडिटी, ये चार हमारे पास हो गए। पाँचवें की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें तो नंबर 5 हमारे पास होता है, नंबर 5 हमारे पास होता है ऑनेस्टी। ठीक है ना, ऑनेस्टी का मतलब हो गया कि जो है ईमानदारी। खाते जब बना रहे हो तो ईमानदारी होनी चाहिए, खाते जब चेक कर रहे हो तब भी ईमानदार होने चाहिए, खाते जब दिखा रहे हो तब भी ईमानदारी होनी चाहिए, ऑडिटर जो होना चाहिए वो भी ईमानदार होना चाहिए, सब चीज़ ईमानदारी से होनी चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी से होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हो गया कि उद्देश्य के अनुरूप, उद्देश्य के अनुरूप। ठीक है ना, स्पेलिंग में आई हो कहीं भी हो सकती है बच्चों, तो इससे आप लोग ये मत सोचना कि मैं गलत लिख रहा हूँ, तो ये आप लोग देख लेना, पढ़ाते समय ये हो जाती है आई हो, उसमें मेरा ध्यान इतना फोकस नहीं रहता है, तो इसलिए। ठीक है, इंग्लिश हिंदी की जहाँ तक बात है तो मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो तुम्हारे आने हैं वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, तो आपको तो टिक लगाना है, सिर्फ थ्योरम पकड़िएगा, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, मेरी बात को पकड़िएगा और निशान लगा दीजिएगा। कोई नोट्स वोट्स तो बनाने का चक्कर है नहीं, बस थोड़ी थोड़ी बातों को देखते रहिएगा। 2-2 बार वीडियो अगर आप लोग देख लोगे तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नोट करते हो तो बहुत ही बढ़िया है। ऑब्जेक्टिविटी, उद्देश्य के अनुरूप। उद्देश्य के अनुरूप का मतलब क्या हो गया कि उद्देश्य लेकर अंकेक्षण कराना चाहिए। एक अंकेक्षण कराना चाहते हैं और हमारा उद्देश्य नहीं है तो फिर हमारा अंकेक्षण कराने का फ़ायदा क्या है? मान लीजिए मुझे बैंक से लोन लेना है तो मुझे ऑडिटिंग कराने में बहुत हेल्पफुल होगा। मुझे सपोज़ करो कि क्रेडिटर को दिखाना है तो मुझे ऑडिटिंग कराना बहुत हेल्पफुल है। मान लीजिए मुझे अपनी बिजनेस की देखनी है कि कहीं मेरा कोई जो अकाउंटेंट है वो कोई गलती तो नहीं कर रहा है, कहीं मेरे अकाउंट सही तौर से बनने या नहीं बनने हैं, तो इसलिए मैं किसी ऑब्जेक्ट को लेकर चलूँगा तो ही ऑडिटिंग करा पाऊँगा, या ऑडिटिंग जो करानी चाहिए किसी ऑब्जेक्ट के आधार पर करानी चाहिए। और सबसे लास्ट में नंबर 7 आ जाता है ट्रू एंड फेयर। क्या आ जाता है? ट्रू एंड फेयर। ठीक है ना, सही और साफ तस्वीर। क्या जाता है? सही और साफ तस्वीर। सही और साफ तस्वीर का मतलब हो गया कि आप लोग जो भी आप लोग लेकर चल रहे हो, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट और उसके एडजस्टमेंट, रेक्टिफिकेशन, ये सब बिल्कुल आपकी ट्रू होनी चाहिए, बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, सब चीज़ों का मिलान आपस में मिल जाना चाहिए। इस तरह के आधार पर आप लोगों को करना चाहिए। तो ये कुछ हमारे जो है इसके प्रिंसिपल हैं। कभी कभी पूछ लेता है तो प्रिंसिपल मैंने बता दिया आप लोगों को, तो इसमें से इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ऑडिटिंग का काम करना चाहिए। कई बार पूछ लेता है कि ऑडिटर के क्या क्या गुण होने चाहिए, तो वो ऑडिटर के गुण मैं आपको बताने का इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ईमानदार होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, नियमों की जानकारी होनी चाहिए और जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, अपने उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। तो अगर ऑडिटर के बारे में पूछे तो वो इन सिद्धांतों के आधार पर ही उसके निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इतना करिएगा। आज काफ़ी बहुत सारी फैक्चुअल बातें हुई हैं, तो इन फैक्चुअल बातों को आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, नहीं करना चाहें तो वीडियो को बार बार देखते रहिएगा। वीडियो के बार बार देखने से आपके कॉन्सेप्चुअल दिमाग में सेट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, इसको काफ़ी समझना, यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।